इस सवाल में हमसे कहा गया है कि एक तालिब इल्म ने ये पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड के पास कोवेलेंट खसूसियात तब होती हैं जब एक कैटायन का एक बड़े एनाइन पर पोलराइजिंग असर होता है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि यहाँ क्या बात कर रहे हैं। देखिए, अगर मेरे पास एक कैटायन है, जैसे देखिए ये मेरा कैटायन है और फिर ये एक बड़ा एनाइन है, ये यहाँ मेरा बड़ा एनाइन मौजूद है। असल में मैं इसे थोड़ा सा वाजे करके बना देती हूँ। कैटाइन के पास अब भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसलिए आपके पास यहाँ कैटाइन का न्यूक्लियस मौजूद है और साथ में आपके पास ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी मौजूद है। लेकिन आपके पास प्रोटॉन्स के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है, लिहाजा आपके पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। इसीलिए हम इसे कैटाइन कहते हैं। और इस एनाइन की बात करें तो इसके पास अब भी एक पॉजिटिव न्यूक्लियस मौजूद है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी मौजूद है। मैं यहाँ एक बड़ा एनाइन बना रही हूँ, एक बड़ा एनाइन यहाँ पर बना रही हूँ। ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लेकिन इसके क्लाउड में प्रोटॉन के मुकाबले में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज मौजूद है। ये एक एनाइन है। अब सवाल में हमसे कह रहे हैं कि इसके पास अहम कोवेलेंट खसूसियात हैं। याद रखें कि कोवेलेंट बॉन्ड्स या इलेक्ट्रॉन्स बुनियादी तौर पर दो एटम्स के दरमियान तब शेयर होते हैं जब एक कैटाइन का एक बड़े एनाइन पर पोलराइजिंग असर होता है। तो इसके बारे में सोचने का एक तरीका ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ मौजूद हैं, ये यहाँ अपने तमाम नेगेटिव दोस्तों से दूर होना चाहेंगे। नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को खुद से दूर धकेलते हैं और हो सकता है कि वो इसके टाइम के करीब ज्यादा वक्त गुजारना चाहें और इस तरह इनका कोवेलेंट किरदार होना शुरू हो जाएगा, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर आना इनमें शुरू हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा शेयर होंगे और फिर दरअसल आयोनिक बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स के दरमियान एक स्पेक्ट्रम मौजूद होता है और यहाँ हो सकता है कि पोलराइजिंग असर मौजूद हो। जिस तरह मैंने इसे बनाया है तो ये तमाम दाएं हाथ के मुकाबले में बाएं तरफ ज्यादा वक्त गुजारते हैं, लिहाजा आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा नेगेटिव चार्जेस दाएं तरफ की बजाय यहाँ पर होंगे। ये लोग इसी बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। अब इसके नतीजे में तालिब इल्म ये कियास करता है या हाइपोथेसाइज करता है कि वो सॉल्ट या नमक जो कि छोटे कैटाइंस और बड़े एनाइंस पर मुश्तमिल होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट निस्बतन कम होना चाहिए। लिहाजा इस हवाले से तो जब वो ठोस शक्ल में या लैटिस स्ट्रक्चर में मौजूद हों तो इन्हें अलग करने के लिए या तोड़ने के लिए कम ताकत या एनर्जी लगनी चाहिए। फिर कहा गया है कि टेबल में से कोई भी दो कंपाउंड्स मुंतखब करें और वजाहत करें कि मौजूदा डेटा किस तरह तालिब इल्म की हाइपोथेसिस की हमायत कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये यहाँ तमाम नमकियात मौजूद हैं। तो वो कैटाइंस जो इन कंपाउंड्स को बनाते हैं, वो आपके पास लिथियम है, लिथियम, सोडियम और आपके पास पोटेशियम भी है। और फिर ये एनाइंस है, वो एनाइंस जो कि ये कंपाउंड्स बनाते हैं। आपके पास आयोडाइड है, फिर फ्लोराइड है, इस तरह से लिख देते हैं, फ्लोराइड और आयोडाइड। अब ये बताएं कि इनमें से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा। आइए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का मुआवजा करते हैं। हमें मालूम है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीनों ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं और आमतौर पर जब हम ग्रुप्स में नीचे की तरफ जाते हैं, जब हम पीरियोडिक टेबल में एक कॉलम में नीचे की तरफ जाते हैं तो दरअसल शेल में इजाफा हो रहा होता है और इस तरह साइज में भी इजाफा हो रहा होता है। तो साइज बढ़ता है जब हम इस तरह नीचे की तरफ जाते हैं। तो इस तरह इनमें से लिथियम सबसे छोटा है और पोटेशियम सबसे बड़ा है। लिथियम छोटा, पोटेशियम बड़ा। अब अगर आप एनाइंस को देखें तो एक बार फिर ये फ्लोरीन और आयोडीन एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, लेकिन आयोडीन इसके नीचे मौजूद है। इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है और इसमें आपने यहाँ मजीद शेल शामिल किए हैं। यही बात यहाँ पर अहम है। इस तरह आप देख सकते हैं कि चूंकि आयोडीन फ्लोरीन से बड़ा है, तो देखें अगर आयोडाइड जो कि इलेक्ट्रॉन हासिल करके बनता है, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेगा तो ये फ्लोराइड से बड़ा होगा। तो आयोडाइड बड़ा है और फ्लोरीन छोटा है। लिथियम आयोडाइड में दरअसल छोटे कैटाइन और बड़े एनाइन का मामला है।
तो ये कुछ इस तरह की सिमत में है। जिसके बारे में सवाल में तालिब इल्म बात कर रहा है, ये इसकी बेहतरीन मिसाल है जिसमें छोटा कैटाइन है और बड़ा एनाइन। लिथियम आयोडाइड इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि टेबल में मौजूद इन सब के मुकाबले में इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। अब दूसरी मिसाल लेते हैं। अगर हम एक बड़ा कैटाइन और एक छोटा एनाइन लें तो फिर क्या होगा? इनके पास ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है, लेकिन आइए देखते हैं कि अगर हम सोडियम फ्लोराइड को ले तो फिर क्या होगा। ये थोड़ा दिलचस्प है क्योंकि इसमें हमारे पास बड़ा कैटाइन है, तो ये एक बड़ा कैटाइन है। फिर हमारे पास एक छोटा एनाइन है। गौर करें कि इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। लिहाजा इस तरह ये दो कंपाउंड्स हैं जिनका मुआवजा करना मजेदार होगा। हिस्सा ए की बात करें तो इसमें हमें टेबल में से किसी भी दो कंपाउंड्स का मुआवजा करने को कहा गया है। हम इसे नीले रंग से हल कर लेते हैं। हम लिथियम आयोडाइड और सोडियम फ्लोराइड का मुआवजा करेंगे। लिथियम आयोडाइड के पास छोटा कैटाइन और बड़ा एनाइन मौजूद है। सोडियम फ्लोराइड जिसमें बड़ा कैटाइन और छोटा एनाइन मौजूद है। हम देखते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल हाइपोथेसिस के मुताबिक है। ये हाइपोथेसिस के साथ मुताबिकत रखता है। तो मैं यहाँ देखूंगी कि लिथियम आयोडाइड का मेल्टिंग पॉइंट सोडियम फ्लोराइड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। तो कम अज कम अगर आप इन दोनों का मुआवजा करें तो ये मुकम्मल तौर पर इस बात की निशानदेही करता है कि तालिब इल्म की हाइपोथेसिस बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि हमने देखा कि जिसमें बड़ा कैटाइन और छोटा एनाइन मौजूद था, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा था। इस तरह सिर्फ इसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि तालिब इल्म की हाइपोथेसिस से ये मुताबिकत रखता है। ठीक हो गया। अब हिस्सा बी की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि टेबल में से एक कंपाउंड की शनाख्त करें जो कि बेसिक सोल्यूशन बनाने के लिए पानी में हल किया जा सकता है। इस रिएक्शन की नेट आयोनिक इक्वेशन लिखें जो कि सोल्यूशन के बेसिक होने का सबब बनती है। ठीक हो गया। तो आइए सोचते हैं कि हम एक बेसिक सोल्यूशन कैसे बना सकते हैं। बुनियादी तौर पर हमें पानी के मॉलिक्यूल से कुछ हाइड्रोजन निकालने की जरूरत होगी ताकि कुछ हाइड्रो ऑक्साइड आसपास मौजूद रह सके। लिहाजा यहाँ कुछ ऐसे उम्मीदवार मौजूद हैं जो कि ये कर सकते हैं। आपके पास ये तमाम हेलाइड्स मौजूद हैं। आपके पास आयोडाइड है, आपके पास फ्लोराइड है। और यहाँ जानने की अहम बात यह है कि चूंकि हम इसे पानी में हल कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रो आयोडिक एसिड एक ताकतवर एसिड होता है, जबकि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक कमजोर एसिड है। एक ताकतवर एसिड हाइड्रोजन को हासिल करने में अच्छा नहीं होता। दर हकीकत ये अपने हाइड्रोजन को किसी को देना चाहता है। लिहाजा आयोडीन बेसिक सोल्यूशन बनाने के लिए अच्छा नहीं होता। फ्लोराइड कुछ दिलचस्प लग रहा है, तो आए इनमें से किसी एक को ले लेते हैं। आप चाहे तो लिथियम फ्लोराइड या फिर सोडियम फ्लोराइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आए सोडियम फ्लोराइड ही ले लेते हैं। चूंकि हम पहले भी इसको बतौर मिसाल ले चुके हैं, तो हम सोडियम फ्लोराइड ले रहे हैं। अब चूंकि इन्होंने हमें कहा है कि इस रिएक्शन की नेट आयोनिक इक्वेशन लिखें जो कि सॉल्यूशन को बेसिक बनाने का सबब बनता है, लिहाजा हम सोडियम फ्लोराइड पर गौर करेंगे। हमने सोडियम फ्लोराइड का इंतखाब किया है। हमने एक ऐसे कंपाउंड की निशानदेही की है जो कि पानी में हल होकर बेसिक सॉल्यूशन बना सकता है। तो आइए इसे बनाते हैं। पहले हम आयोनिक इक्वेशन लिखेंगे, फिर हम नेट आयोनिक इक्वेशन लिखेंगे। लिहाजा अगर आप इसे पानी में हल करेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम कैटाइंस हल हो जाएंगे और साथ में फ्लोराइड एनाइंस भी एक्वस सॉल्यूशन में हल हो जाएंगे और ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। एक काम करती हूँ, मैं इसे इस तरह बना देती हूँ। तो यहां पर आएगा H2O, क्योंकि वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। भाई जाहिर है कि मुझे ये कहने की जरूरत तो नहीं है कि ये एक्वस सॉल्यूशन है, चूंकि ये है ही एक्वस सॉल्यूशन, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं इसको कहूं बार बार। अच्छा, तो ये इसके साथ इक्विलिब्रियम में है। ये हाइड्रोजन को हासिल करने वाले इस फ्लोराइड के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। लिहाजा हम यहाँ लिखेंगे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है प्लस OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड N9 जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है। और फिर भी आपके पास यहाँ एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम कैटाइन मौजूद होगा। और इस तरह जैसा कि आप देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पर ये अमल होगा तो इस तरह यहाँ इर्द गिर्द ज्यादा हाइड्रो ऑक्साइड आ जाएगा। यूं आप अपना बेसिक सॉल्यूशन बना रहे हैं। अगर यहाँ पर इसकी जगह आयोडाइड मौजूद होगा तो ये रिएक्शन इस सिमत में जाएगा। अगर ये यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड होता तो यहाँ इतना अच्छा इक्विलिब्रियम बरकरार नहीं रहता।
ये ताकतवर एसिड होता है। ये यकीनी तौर पर अपने हाइड्रोजन से छुटकारा हासिल करना चाहेगा, इसलिए हम यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे। हम हाइड्रोजन फ्लोराइड का इस्तेमाल करना चाहेंगे। जब आप इसे पानी में डालेंगे तो ये हाइड्रोफ्लोरिक बन जाएगा। ये अपना हाइड्रोजन देना चाहेगा। जब ये गैस की शक्ल में होता है या वैसे भी तो हम इसे हाइड्रोजन फ्लोराइड कहेंगे। लेकिन अब जब हम इसे सॉल्यूशन में डाल देंगे तो फिर हम इसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहेंगे, चूंकि ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बन जाएगा। इस तरह अगर हम अपनी नेट आयनिक इक्वेशन हासिल करना चाहते हैं तो हमें यहाँ मौजूद इन सोडियम के बारे में ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि यहाँ दोनों तरफ मौजूद है। लिहाजा अगर आप यहाँ पर सिर्फ इस पर गौर करें, तो यहाँ मौजूद ये इक्वेशन आपकी नेट आयोनिक इक्वेशन है।